हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी की अध्याय 8 शुरू करते हैं। उसका हेडलाइन करें, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसकी हेडलाइन क्या है? लोहे के औजारों की खेती। चलो तो शुरू करते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। ये तो सही है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसे हम महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या मिले। इनके बारे में अध्याय 4 में पढ़ चुके। हाँ, आप एक बात बताओ, इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महापाषाण काल अपने किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। उसके लिए 4 ऑप्शन देते, लोहे के लिए, या बड़ी बड़ी कब्रों के लिए, या ताम्र के लिए, या अपने हथियारों के लिए। तो अगर किसी को पता होगा तो अपने उसमें लिख देना, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि महान बड़ी बड़ी कब्रों। यहाँ से नोट करते जाना, या आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आगे काम भी बहुत आएगी। इसके लिए अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे एनसीईआरटी बुक्स अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर उसके पास नहीं हो तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री की हमारे साथ कवर कर सकता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, जिसमें अध्याय 5 में हम और आप पढ़ चुके हैं। और ये चित्र भी हैं, देख ले। चित्र भी देखते चलो तो अच्छी बात है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनिए। ये है हसिया, ये है कुल्हाड़ी, ये हमारे भाषा में संसी बोलते हैं, लेकिन इसे सड़सी है। इसे कुछ पकड़ने के लिए ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर कोई बोल्ट वोल्ट लगाना हो उसके लिए आता है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़मर्रा में करते हो। एक तो प्लास है, हैं, और दूसरा यही प्लास के अलावा संसी, और तीसरा हंसिया, कुल्हाड़ी। ऐसा कोई 5 आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम बताइए। सिंचाई। अब ये अच्छी तरह से पढ़िए, कोई मतलब इधर उधर ध्यान मत लगाना। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल है। ये तो सही है, क्योंकि ऐसा होता कि राजा कोई बड़ा नहीं होता। जैसे कि उसका गांव समृद्ध है तो उसे अच्छा कर मिलेगा तो उसे अच्छी आमदनी होगी। जब उसकी अच्छी आमदनी होगी तो अच्छा सैनिक रख सकता है और अपनी सेनाओं पे अच्छा खर्चा कर सकता है, उन पे अच्छे अच्छे औजार दे सकता है। तो मतलब ऐसे शक्तिशाली बन जाता है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के आय परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि जब अच्छी सिंचाई होगा तो ऐसा ही होगा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब देखो, हम तो बढ़ चुके हैं, बता दे रहे हैं। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। हाँ, वो किनसे लेंगे? किसानों से कर लेते हैं। और किसान क्या करेंगे? कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना होगा। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो यह सिंचाई से ही संभव होगा। और सिंचाई कौन करवाएगा? तो राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इसलिए किसानों ने सही लाभ उपयोग किया। फिर तो सही लाभ उपयोग किया तो कृषि का उत्पादन बढ़ा, तो राजस्व भी बढ़ा। इसकी राजस्व भी बढ़ा तो ये राजा तो ये राजा को कर देने के लिए समृद्ध हो गए और राजा भी शक्तिशाली बन गया। शक्तिशाली बना।
ये है। अब अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। गांव में रहने वाले लोग या गांव में कौन रहते थे? लोग ही रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन? एक तो दक्षिणी और उत्तरी। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि यूपीएससी में और नेट एग्जाम के लिए बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये आप नोट करते जाना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बड़े भूस्वामी को तमिल में क्या कहते हैं? बेलाला। और सदड़ा हलवाओं को उड़वार कहते थे। और भूमिहीन मजदूर यानी दास को कसेंडियार कहते और अधिमाई कहते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। यह पद अनुवांशिक था, मतलब इसका बेटा फिर इसका बेटा फिर इसका बेटा, इस तरह, जो कि आज अब पहले के राजा बनते थे, पहले राजा फिर उसका राजकुमार भी राजा बन सकता है था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इन्हीं की जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण फ्रिज में रखी हुई लेने प्रभावशाली होने का कर राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। सॉरी, हो जाता है कभी कभार जब पढ़ते हैं तो। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? राजा। ये फिर दोबारा पढ़ते हैं। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। भूस्वामी ही साधारणतः इन जमीनों पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, भूस्वामी के। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को देता था। किसे? भूस्वामी के, गांव के बड़े भूस्वामी। यह कभी कभी न्यायाधीश का भी काम करते। कोई गांव में छोटी मोटी दुर्घटना हो गई तो राजा के पास न जाकर इन्हीं गांव के बड़े भूस्वामी के पास चले जाते। या पुलिस का भी काम करते। जैसे कोई चोर उचक्के गाँव में आ जाते थे तो उन्हें वो अच्छी तरह से समझा दिया करते थे और उनको सजा भी दे दिया करते थे, क्योंकि राजा भी कर वसूलने के लिए उन्हें यही भेजता था। अब तीसरा, ये आप अच्छे से समझना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती। अब इसका क्या है, एक पूरा टॉपिक समझिए कि मतलब जो गृह स्वामी होते उनकी अपनी ज़मीन होती थी, इसलिए वो गृहपति या गृह स्वामी थे। और दास कौन थे? जिन पे ज़मीन नहीं थी, वो बिना ज़मीन के थे, गरीब थे, उन्हें दास कहा जाता था। सॉरी, ठीक है, यहीं तक।